नमस्कार। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। इस समय रात का 1:45 बजे है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वो क्वेश्चनियर है जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर 2016 से है और शायद हम में से बहुतों को नहीं पता होगा, ख़ास तौर से हिंदुओं को, कि इस तरह का कोई फॉर्म है, उसको भरना भी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, कि एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसमें क्वेश्चंस बने हुए हैं, लोगों से पूछा गया है इसके बारे में। टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास में। 14 जुलाई इज़ लास्ट डेट टू सबमिट दिस फॉर्म। केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि आई सपोर्ट यूसीसी और आई डोंट सपोर्ट यूसीसी। प्रॉपर एक तरीका है उसका जिसमें कि हमको क्वेश्चनर में इसका जवाब देना है। तो मैं चाहूँगा कि इन अगले 3 दिनों में एटलीस्ट इस लेटर का जवाब लिख के प्रिंट आउट निकाल के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम इसको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में भेज सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी स्क्रीन पे मैं आपको मेल एड्रेस भी दिखाऊंगा, इनका जो फिज़िकल एड्रेस है जहाँ पे ऑफिस है वो भी दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे, ये या तो मेरा दुर्भाग्य कि मुझे अपनी सारी 10 दिन की खोजबीन में कहीं पे इसका प्रॉपर पीडीएफ नहीं मिला, और जो पीडीएफ मिला भी है जिसको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी है, वो इतनी पैथेटिक स्थिति में कि उसको भी मैं देने की कोशिश करता हूँ। एक ये आप फॉर्म देखिए, जो फॉर्म भरने वाला है उसको इमेज के फॉर्म में पीडीएफ बना के डाला हुआ है यहाँ पे। अब ये इंग्लिश में भी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछते हैं ये तो इतना इंग्लिश में है, हम कैसे इसको समझें, कैसे भरें, क्या करें। तो आपके लिए ही 4-6 घंटे पूरा लग के इस तरह का एक फॉर्म ये बनाया है, तो इसका हम लाभ उठाएं और देखें कि इसमें क्या है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये सारा का सारा उस पीडीएफ को पहले ओसीआर के द्वारा कन्वर्ट करा इंग्लिश में, फिर उस इंग्लिश की हिंदी करी, फिर बहुत सारी बातों को सोचते हुए कि किसी को इंग्लिश समझ में आएगी, किसी को हिंदी समझ में आएगी, तो दोनों को एक साथ ही मैंने रखा है। अब ये चीज़ वो हो सकती थी कि एक जिम्मेदार मंत्रालय के द्वारा एक ऐसे तरीके से उसको लोगों के सामने रखा जा सकता था जिससे जो कम पढ़े लिखे भी हैं, कम समझदार भी हैं, नहीं समझ सकते उन चीज़ों को, कि हम कैसे सिंप्लीफाई करें उसको बताने के लिए। एंड कैन यू बिलीव, ऐसे ऐसे वीडियोस मेरे पास में आ रहे हैं, गैर हिंदू जो धर्म है उनके प्रार्थना स्थल है कि उनके बाहर मेज पे ये फॉर्म भरा हुआ रखा है और लोगों को क्या बोल रहा जा रहा है कि आप अपनी बुद्धि मत लगाइए, दिमाग मत लगाइए, केवल नीचे के हिस्से में अपना नाम, फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर ये डाल के फलाने एड्रेस के पर्पस इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पोस्ट कर दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो उन्होंने पूरा इतना मोटा जखीरा लगाया है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे, उन्होंने तो क्लेम करा 4-4.5 करोड़ लोगों ने इसमें अपना मत दिया है। एंड व्हाट अबाउट अस, हमारे बारे में क्या है? पता ही नहीं लोगों को हमारे बारे में किस तरह का कुछ फॉर्म भी जिसको फिलअप करके भेजना है। तो एक छोटी सी प्रयास है मेरा, आप लोग इसको प्लीज़ देखिए। इसमें 16 क्वेश्चंस हैं और उन 16 क्वेश्चंस के हम लोगों को इसमें जवाब देने। मैं इसका लिंक भी साथ के साथ में शो कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का विधि आयोग, क्वेश्चनर ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता पर प्रश्नावली है ये। पहला क्वेश्चन है, आर यू अवेयर दैट आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया? क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो आप इसमें लिख सकते हैं यस, क्योंकि इसका प्रावधान ऑलरेडी है। नहीं जानते तो नो लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसमें यस करना है। फिर इसमें एक विचार का स्कोप है कि अगर आपको लगता है कि इन योर व्यू डज दिस मैटर रिक्वायर एनी फर्दर इनिशिएटिव्स, क्या आपको लगता है यूसीसी के अलावा भी कोई इनिशिएटिव लिया सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा? आपके विचार में क्या इस मामले में किसी और पहल की आवश्यकता है? तो आप उसको लिख सकते हैं। अन्यथा यूसीसी की जो कवायद हो रही है, जो कोशिश हो रही है, बिल्कुल ठीक हो रही है मेरे हिसाब से। सेकेंड क्वेश्चन, द वेरियस रिलीजियस डिनोमिनेशंस are governed by personal laws and customary practices in India
on matters of family law. Should the UCC include all or some of these subjects? क्वेश्चन है कि भारत में पारिवारिक कानून के मामले में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के व्यक्तिगत कानून एवं प्रथागत प्रथाओं द्वारा शासित होते हैं। क्या यूसीसी में इनमें से सभी या कुछ विषयों को शामिल किया जाना चाहिए? जो समान नागरिक संहिता बन रही है तो बता रहे हैं कि हर पर्सनल लॉ जो है डिफरेंट धर्मों के, उनमें ये जो टॉपिक्स हैं ये अपनी तरीके से गवर्न होते हैं। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा इन सारे टॉपिक्स को लाया जाना चाहिए उसके अंदर? तो वो क्या टॉपिक्स हैं? जैसे मैरिज है, शादी, डाइवोर्स, तलाक, एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण, गार्जियनशिप एंड चाइल्ड कस्टडी, संरक्षकता और बाल संरक्षण, मेंटेनेंस और रखरखाव, सक्सेशन उत्तराधिकार या इनहेरिटेंस विरासत। तो इसके आंसर में हमको 3 विकल्प दिए गए हैं कि येस इट शुड इंक्लूड ऑल दिस, हाँ इनमें से सब शामिल होना चाहिए यूसीसी में। नो इट शुड नॉट इंक्लूड, नहीं इसे बाहर रखा जाना चाहिए कि इन टॉपिक्स को यूसीसी से बाहर रखा जाना चाहिए। सी इट शुड फर्दर इंक्लूड, इनके अतिरिक्त और भी शामिल होने चाहिए। तो मैं तो अभी जितनी मेरी जानकारी उस हिसाब से बोलूँगा हाँ इनमें से सब भी शामिल होने चाहिए इसमें। फिर ध्यान रखें, मैं आगाह कर रहा हूँ, किसी भी तरह से यूसीसी हमारे जो रीति रिवाज हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली जब मामला किसी निर्णय का आता है, कन्फ्लिक्ट का आता है, तब आपको इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो मैरिज वाली बात हो, डाइवोर्स वाली बात हो, तलाक वाली बात हो, एडॉप्शन या सक्सेशन या इनहेरिटेंस, थ्रू आउट इंडिया सब लोगों के लिए एक ही नियम होना चाहिए कि शादी या तलाक का कोई जो कन्फ्लिक्ट का इशू है वो किस तरह से डील होगा, तो वो एक ही नियम से डील होना चाहिए। तो इसमें पहले विकल्प को मैं बोलूँगा येस इट शुड इंक्लूड ऑल दीज। तीसरा क्वेश्चन है कि डू यू अग्री दैट द एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस नीड कोडिफिकेशन एंड वुड बेनिफिट द पीपल? क्या आप सहमत हैं कि मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों और प्रथागत प्रथाओं को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है और इससे लोगों को लाभ होगा? क्या आपको लगता है कि अक्रॉस द रिलीजन सबके बीच में एक ये जो चीज़ें हैं कन्फ्लिक्ट वाली, ये एक तरह के नियम होने चाहिए? अगर आप एग्री हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। मैं बोलूँगा आप हाँ करें। सी इसमें एक ऑप्शन है कि व्यक्तिगत कानूनों और प्रथागत प्रथाओं को एक समान कोड द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि जो पर्सनल कानून है वो या कस्टमरी जो हैं रिचुअल्स को एक समान कोड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड से उनको रिप्लेस किया जाना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन, गुड आंसर। देन डी ऑप्शन इज पर्सनल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिस शुड बी कोडिफाइड टू ब्रिंग दैम इन लाइन विथ फंडामेंटल राइट्स। इसका एक और है कि उन्हें मौलिक अधिकारों के अनुरूप लाने के लिए व्यक्तिगत कानूनों और प्रथागत प्रथाओं को संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। ये भी एक और विकल्प है और अच्छा विकल्प है। चौथा क्वेश्चन है विल यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉ एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंश्योर जेंडर इक्वालिटी? क्या समान नागरिक संहिता और पर्सनल कानून या प्रथागत प्रथाओं का संहिताकरण लैंगिक समानता सुनिश्चित करता है? कि ये जो दोनों को हम लोग इक्वल ट्रीट करना चाहते हैं, मैन और वुमेन को, स्त्री और पुरुष को, तो क्या सबको दोनों को एक तरह के राइट देने में ये मदद करेगा हमारी? तो येस और नो में से हमें एक आंसर चूज़ करना है। आई वुड डेफिनेटली सेलेक्ट येस, मैं येस सेलेक्ट करूँगा। फिफ्थ है शुड द यूनिफॉर्म सिविल कोड बी ऑप्शनल? क्या समान नागरिक संहिता वैकल्पिक होनी चाहिए? यस या नो? क्या आपको लगता है कि ये विकल्प होना चाहिए कि समान नागरिक संहिता मैं चूज़ करना चाहता हूँ कि नहीं? तो मेरा इसमें डेफिनेटली आंसर है नो, नहीं, वैकल्पिक नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, मैंडेटरी होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। सिक्स्थ है शुड द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस बी बैंड एंड रेगुलेटेड? क्या निम्नलिखित प्रथाओं पर प्रतिबंध और विनियमन किया जाना चाहिए? क्या इन प्रथाओं के बारे में पूछा है। क्या प्रथाएं पॉलीगैमी, बैंड और रेगुलेटेड? हिंदी में बहुविवाह, प्रतिबंधित या विनियमित? बहुविवाह अलाउड होने चाहिए, प्रतिबंधित होने चाहिए, मतलब बैंड होने चाहिए या रेगुलेटेड होने चाहिए? हों लेकिन रेगुलेटेड हों। आपका क्या आंसर है इसमें? ए आप सहमत हैं? तो दूसरा पॉलीएंड्री, बहुपति प्रथा कि एक पत्नी की बहुत सारे पति हों, कुछ जगहों पे होता होगा, तो ये बैंड होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। तीसरा सिमिलर कस्टमरी प्रैक्टिसेस सच एज मैत्री करार, फ्रेंडशिप डीड, बैंड होने चाहिए, रेगुलर। सी ये कि इसी तरह की प्रथागत प्रथाएं जैसे मैत्री करार, मैत्री विलेख और अन्य प्रतिबंधित विनियमन। तो इनमें से कौन से आउट ऑफ 3 किस क्वेश्चन का ये आंसर है कि क्या निम्नलिखित प्रथाओं पर प्रतिबंध और विनियमन किया जाना चाहिए? तो आप जिनको लगता हो करना चाहिए उनके ऊपर टिक कर सकते हैं इसमें।
7th क्वेश्चन है, 3 तलाक की प्रथा बंद होनी चाहिए। जब जिस समय ये क्वेश्चन बना था, ये 2016 में बना था, तब का ये क्वेश्चन है कि एबॉलिश इन टोटो, कि 3 तलाक प्रथा समाप्त कर दिया गया है। दूसरा, रिटेन द कस्टम, रिवाज को बरकरार रखा जाए। सी है, रिटेन विद सूटेबल अमेंडमेंट्स, बरकरार रखा जाए लेकिन कुछ ना कुछ संशोधन किया जाए इसमें। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 जुलाई को, तो कल की एक डिबेट देख रहा था किसी टीवी के ऊपर, लिंक मेरे पास में आया, तो उसमें लिखा है कि 3 तलाक तो केवल एक ऑप्शन है, इसके अलावा बहुत तरह के ऑप्शन है जिसमें कि तलाक कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक कि हस्बैंड के फ्रेंड ने तलाकनामा भेज दिया वाइफ को, और वो एक ख़ास तरह का तलाक का फॉर्म है जो कि मान्य है मुस्लिम्स में। तो ये भी ऑप्शन है सारा का सारा। तो आई वुड डेफिनेटली शो कि बिल्कुल समाप्त, आई विल गो विद द ए, मैं ए के साथ में जाना चाहूँगा कि बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिए इसको। 8th है, डू यू थिंक दैट स्टेप शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट हिंदू वुमेन आर बेटर एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट टू प्रॉपर्टी विच इज़ ऑफन bequeathed टू सन्स अंडर कस्टमरी प्रैक्टिसेस। क्या कह रहे हैं 8th क्वेश्चन में, क्या आपको लगता है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि हिंदू महिलाएं संपत्ति के अपने अधिकार का बेहतर उपयोग करने में सक्षम हों, जो अक्सर प्रथागत प्रथाओं के तहत बेटों को दे दी जाती है? ये क्वेश्चन है। इसके आंसर में 3 बातें हैं। पहली क्या बात है, यस, हिंदू वुमेन मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ दिस राइट एंड मेजर्स शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट वुमेन अंडर प्रेशर फ्रॉम फैमिली डू नॉट फॉरगो देयर प्रॉपर्टी। हिंदी में, हाँ, हिंदू महिलाओं को इस अधिकार और उपायों के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाएं अपने परिवार के दबाव में आकर ऐसा ना करें कि अपनी संपत्ति छोड़ दें। ये पहला ऑप्शन है अगर आपको चूज़ करना है, तो आई वुड गो विद दिस। लेकिन फिर भी मैं बी और सी पढ़ रहा हूँ। बी ऑप्शन है, नो देयर आर एडिक्वेट प्रोटेक्शंस इन एग्जिस्टिंग लॉ। बी विकल्प कह रहा है कि नहीं, मौजूदा कानून में पर्याप्त सुरक्षा है तो हमको कोई बदलाव नहीं करना है। और सी ऑप्शन है कि लीगल प्रोविजंस शुड नॉट हेल्प, legal provisions will not help in what is primarily a cultural practice. Steps have to be taken steps should be taken to sensitize the society instead. क्या कह रहे हैं कि सी ऑप्शन में कि कानूनी प्रावधान उस चीज़ में मदद नहीं करेंगे जो मुख्य रूप से एक सांस्कृतिक प्रथा है। इसके बजाय समाज को संवेदनशील बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। कि मतलब ये इसको कानून की तरह से नहीं लाना चाहिए, समाज में इसको सेंसिटाइज किया जाना चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए, जागरूक किया जाना चाहिए। बट आई वुड स्टिल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन कि हाँ, हिंदू महिलाओं को इस अधिकार और उपायों के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर टिक किया जा सकता है। अगर आपका कोई मत और हो तो आप वो कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, डू यू अग्री दैट द 2-year पीरियड ऑफ वेट फॉर फाइनलाइजिंग डाइवोर्स वायलेट्स क्रिश्चियन वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तलाक को अंतिम रूप देने के लिए 2 साल की प्रतीक्षा अवधि ईसाई महिलाओं के समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है? ये प्रश्न है। इसके उत्तर में 2 आंसर है। पहला है, यस, इट शुड बी मेड यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल मैरिजेस। हाँ, इसे सभी विवाहों में एक समान बनाया जाना चाहिए। दूसरा, नो, दिस पीरियड इज सफिशिएंट एंड इन कीपिंग विद रिलीजियस सेंटिमेंट्स, कि नहीं, ये अवधि पर्याप्त एवं धार्मिक भावनाओं की दृष्टि से उपयुक्त है। अगर आपको लगता है तो ये, तो आप बी सेलेक्ट कर सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली गो विद द A1, ए ऑप्शन। 10th क्वेश्चन है, डू यू अग्री दैट देयर शुड बी यूनिफॉर्म एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज अक्रॉस ऑल पर्सनल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस? क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी व्यक्तिगत कानूनों और प्रथागत प्रथाओं में विवाह के लिए सहमति की एक समान उम्र होनी चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ, तो हाँ पे टिक कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। बी है, नो कस्टमरी लॉज लोकेट दिस एज एट द अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी। नहीं, प्रथागत कानून इस उम्र को मासिक धर्म की प्राप्ति पर मानते हैं। आई मीन जो शादी है उसके लिए कॉमन कंसेंट हो जानी चाहिए। या दूसरा कि नहीं, जब मासिक धर्म शुरू हो जाता है लड़कियों का तब ये हो जाना चाहिए। या ये है जी, द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वॉइडेबल मैरिजेस इज सफिशिएंट। शून्य करणीय विवाहों को मान्यता देने की प्रचलित प्रणाली पर्याप्त है। अब ये जो शून्य करणीय विवाह है, आई हैव नो क्लू कि ये क्या चीज़ है। ये कोई अगर मुझे बताना चाहते हो तो प्लीज़ बताइए कि शून्य करणीय विवाह या ये जो वॉइडेबल मैरिज है ये क्या होता है, तो मैं इसको करेक्ट करूँगा। हालांकि जब तक करेक्ट करूँगा तब तक 14 जुलाई बीत जाएगी। तो मुझे तो लगता है कि जो क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी व्यक्तिगत कानूनों और प्रथागत प्रथाओं में विवाह के लिए सहमति की एक समान उम्र होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए। और जैसे कि है हिंदुओं के साथ में कि शायद 18 ईयर्स है मैरिज की एज मिनिमम लड़कियों के लिए,
तो वो सबके लिए एक होनी चाहिए। 11वां क्वेश्चन है, डू यू अग्री दैट ऑल द रिलीजियस डिनोमिनेशंस शुड हैव द कॉमन ग्राउंड फॉर डाइवोर्स? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी धार्मिक संप्रदायों में तलाक के लिए समान आधार होना चाहिए, कि तलाक एक ही तरह से होना चाहिए चाहे धर्म किसी भी धर्म का हो? यस, ये पहला ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि हाँ होना चाहिए तो हाँ पे टिक करिए, ए पे। बी, नो कल्चरल डिफरेंस मस्ट बी प्रिजर्व, किसी भी तरह के कल्चरल डिफरेंसेस उनको प्रिजर्व नहीं किया जाना चाहिए, नहीं सांस्कृतिक मतभेदों को। बी ऑप्शन है, नो कल्चरल डिफरेंस मस्ट बी प्रिजर्व, नहीं सांस्कृतिक मतभेदों को संरक्षित किया जाना चाहिए कि किसी का कुछ माना जाता है, किसी का कुछ माना जाता है, तो इस बात को हमको मान लेना चाहिए, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सी है, नो बट देयर शुड बी द सेम ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अवेलेबल फॉर मैन एंड वुमेन विद इन द पर्सनल लॉ। तो वो कह रहे हैं चाहे भले ही दो धर्मों के बीच में या डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में एक ही उम्र ना करी जाए, लेकिन एक ही पर्सनल लॉ में स्त्री और पुरुष का समान अधिकार होना चाहिए कि दोनों की एज जो डिसाइडेड है वो एक ही होनी चाहिए। बट स्टिल इस क्वेश्चन के जवाब में क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी धार्मिक संप्रदायों में तलाक के लिए समान आधार होना चाहिए? मैं कहूँगा कि हाँ होना चाहिए, और वो 18 साल का होना चाहिए कम से कम महिलाओं के लिए। 12वां क्वेश्चन है, वुड यूनिफॉर्म सिविल कोड एड इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिनाइल ऑफ मेंटेनेंस और इनसफिशिएंट मेंटेनेंस टू वुमेन अपॉन डाइवोर्स? क्या समान नागरिक संहिता तलाक की स्थिति में महिलाओं को भरण पोषण ना मिलने या अपर्याप्त भरण पोषण मिलने की समस्या का समाधान करने में सहायता करेगी? बोल रहे कि क्या अगर ये कॉमन सिविल लॉ हो जाए सिविल कोड, तो क्या आपको लगता हो कि महिलाओं को जो भरण पोषण नहीं मिलता या अपर्याप्त मिलता है, इस समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर आपको लगता है कि यस तो हाँ, नहीं तो बी, और आप इसका कारण भी दे सकते हैं कि आपने क्यों ये दोनों ऑप्शनों से कोई भी ऑप्शन चुना है। 13वां प्रश्न है, हाउ कैन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस बी इम्प्लीमेंटेड बेटर? कैसे विवाह का जो अनिवार्य पंजीकरण है उसको और बेहतर ढंग से चालू किया जा सकता है? अगर आपकी कोई राय हो तो प्लीज़ दे सकते हैं कि कैसे वो कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस देश में होने वाली हर मैरिज रजिस्टर्ड हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। पता होना चाहिए कि इन दो लोगों की शादी, क्योंकि वहाँ पे से इस पंजीकरण से बहुत हद तक पता चल जाता है। कन्वर्जन कोई ज़बरदस्ती का तो धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है, उस पर कमांड लगाने के लिए उसको उस पर नियंत्रण करने के लिए, चेक करने के लिए हर विवाह जो भारत में हो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 14th क्वेश्चन है, व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट कपल्स हु एंटर इनटू इंटर रिलीजन और इंटरकास्ट मैरिजेस? अंतरधार्मिक एवं अंतर जातीय विवाह करने वाले जोड़ों की सुरक्षा के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? दो धर्मों के जो बच्चे आपस में शादी करते हैं या एक ही धर्म में डिफरेंट जाति के जो लोग आपस में शादी करते हैं, दो बच्चे, दो जो शादी की उम्र के लोग जो शादी करते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप यहाँ पे अपनी बात लिख सकते हैं। 15th क्वेश्चन है, वुड यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्फ्रिंज एन इंडिविजुअल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? क्या समान नागरिक संहिता किसी व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करेगी? अगर आपको लगता है ये कॉमन सिविल लॉ किसी के रिलीजियस फ्रीडम को में एंटर करेगी या हस्तक्षेप करेगी, तो आप उसके हिसाब से आंसर कर सकते हैं यस या नो। मुझे लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करेगी, तो बी सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप कारण भी दे सकते हैं कि क्यों मैं मानता हूँ कि नहीं करेगी, और इसका कारण आप बहुत ही स्पष्ट जान लीजिए। ये भारत में कोई पहली बार समान संहिता नहीं बन रही, इसके पहले भारत में ऑलरेडी 2 समान संहिता हैं। पहली को कहते हैं समान दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड जिसको बोलते हैं, और एक दूसरी है समान आचार संहिता। दंड संहिता वो है कि इस देश में कोई भी भारतीय किसी भी तरह का अपराध करता है तो उसके ऊपर एक ही तरह की सज़ा का, और उसके ऊपर जो केसेस चलते हैं एक ही तरह का प्रावधान है। धर्म के आधार पे इंडियन पीनल कोड को डिसाइड नहीं करता। वैसी आचार संहिता है, जब इस देश में कहीं पे भी चुनाव होते हैं या कुछ भी होता है तो आपने देखा है कि आचार संहिता लागू हो जाती है। उसके नियम है कि पार्टी अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकती, 5-10 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर इकट्ठे होंगे तो उनके ऊपर ये कार्रवाई होगी। तो वो कार्रवाई होने में किसी भी तरह से ये आपको मुक्ति नहीं मिल जाती कि आप इस फलाने धर्म के हैं। किसी भी धर्म के हों, आचार संहिता लागू है, आप कोई भी आज्ञा नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो हर भारतीय के ऊपर लागू है। ऐसे ही ये समान नागरिक संहिता है जिसका हमारे रिचुअल से कोई लेना देना नहीं कि हम शादी की ब्याह कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, लेकिन जो कन्फ्लिक्ट की स्थिति हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए कॉमन सिविल कोड लाया जा रहा है।
कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए बताइए इस चीज़ पे तो हमारे यहाँ ऐसा होता है और इनके इस तरह की इजाज़त दे दी जाती है। उन कन्फ्लिक्ट के एरिया में एक तरह का कोड होना चाहिए, उसकी ये कवायद चल रही है, उसको बेस ये क्वेश्चन आंसर है जिनका हमें आंसर लिख के अपना नाम पता सब कुछ करके और पोस्ट कर देना है। 16वां क्वेश्चन है कि व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू सेंसिटाइज दिस सोसाइटी टुवर्ड्स ए कॉमन कोड और कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉ। समान कोड या पर्सनल लॉ के संहिताकरण के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि बोल रहे हैं कि हम पर थोपा जा रहा है कॉमन सिविल लॉ, वो आपसे पूछ भी रहे हैं कि आप बताइए हम कैसे समाज में और बहुत से फ्रंट पे समानता ला सकते हैं। अगर आपके पास कोई तरीका है कि हम कोडिफाई कर सकते हैं पर्सनल लॉ कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो नियम कायदे कानून हैं उनको लगभग एक जैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कोई आपका रिमार्क हो, टिप्पणी, तो वो लिख सकते हैं। फिर अपना नाम, अपना संपर्क नंबर और एड्रेस लिख के और फिर आप लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर इसको पोस्ट भी कर सकते हैं। उनका जो फिज़िकल एड्रेस है, मैं चाहूँगा कि उनके एड्रेस पे ये चीज़ पोस्ट की जाए, कोरियर जैसे सामान डाक डाल देते हैं या कोरियर डालते हैं। और भगवान के लिए 14 तारीख से पहले, 14 जुलाई से पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का एड्रेस, ईमेल और वो सब कुछ आ रहा है। ऑनलाइन कैसे करना है, नहीं करना है, मोबाइल पे कैसे करना है, उसके लिए पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो मैंने बहुत खोज खाज करके 2016 से अब तक क्या क्या हो चुका है यूसीसी में वो सब कुछ दिया हुआ है। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो बहुत लोग ये बात बोल रहे थे कि कुछ ड्राफ्ट तो है नहीं, ड्राफ्ट तो है नहीं, भैया ड्राफ्ट है। 167 पेज का पूरा मसौदा है, उसको जाके पढ़िए अगर आपको ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करनी है। नहीं तो ये कॉमन सा फॉर्म है, इस फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते हैं। कम से कम अपनी राय तो दे सकते हैं। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप और आपकी बात जो भी मानता हो कोई हिंदू, उन तक ये फॉर्म पहुंचाइए। मैं इस फॉर्म का लिंक गूगल ड्राइव पे मैंने इस फॉर्म को सेव करा हुआ और उसका लिंक मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म को डाउनलोड करने में, आप बताइए, मैं पर्सनल लिंक भेज दूंगा आपके, आप कमेंट एरिया में वो करके बताइए। जो लोग इस चीज़ को, वीडियो को वायरल करने में इंटरेस्टेड हो, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को डाउनलोड करके उस वीडियो को मत भेजिएगा, इस लिंक को भेजिएगा। लिंक को भेजेंगे, लोग यूट्यूब के ऊपर कमेंट करेंगे तो मैं उनकी मदद कर पाऊँगा। मैं एक एक कमेंट के ऊपर रिप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन आप वीडियो भेजेंगे और फिर कोई मुझे पूछेगा तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं अटेंड कर पाऊँगा इसमें। इसी के साथ में मैं दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, 14 जुलाई से पहले जितने मैक्सिमम हिंदू मेरे भाई भारतीय लोग इस फॉर्म को भर के अगर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेज सकते हो तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना वर्थ रहा। जिसकी जानकारियाँ इकट्ठी करी, इसको अंग्रेजी हिंदी में करा, वो मेरी मेहनत सार्थक हो गई और मैं भी कुछ अपने धर्म के नाम पे एक गिलहरी प्रयास करने में सफल हो पाया। आप सभी के गुरु, आपके इष्ट, आपके माता पिता, बड़े वरिष्ठ जन, सबके चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।